एडिशनल उठाता हूं, ठीक है, थोड़े से एडिशनल उठाता हूं 6.24 से, वर्क एनर्जी पावर और 6.24 से उठाता हूं 6.24। क्या कह रहा है बेटा वो, एक बुलेट है जिसका मास पॉइंट, अच्छा आप थोड़ी सी मेरी मदद कैलकुलेशन में करिएगा, कर दोगे ना इतनी, आपके पास कैलकुलेटर है तो आप मेरी थोड़ी सी मदद करिएगा, कैलकुलेटर से मदद कर दोगे तो मैं आंसर एंड तक निकाल के दे दूंगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा, आप अपने आप करना। तो देखिए 6.24 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, एक बुलेट है जिसका मास है 0.012 kg और एक हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकंड से जारी है, स्ट्राइक्स अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 kg एंड इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट with respect to block, ठीक है, the block is suspended from the ceiling by means of thin wires, calculate the height to which the block rises। पहले इतना करते हैं, देखो सवाल को मैं और कोशिश करता हूं समझाने की। ये रही बुलेट, ठीक है, ये एक बुलेट है, ठीक है, और ये धूम मचा ले ऐसे आ रही है, इसकी स्पीड दे रखी है 70 मीटर पर सेकेंड, यू लिख दो इसकी, यू इक्वल टू दे रखा है 70 मीटर पर सेकेंड, इसका मास भी है कुछ, वो भी दे रखा है हमको। अब ये यहां पर ना एक ब्लॉक लटका हुआ है, सवाल ने बोला है कि एक ब्लॉक लटका हुआ है ऐसे, ठीक है, ये ब्लॉक है लकड़ी का, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट फिगर, ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, इधर आ रही है, ये अभी रेस्ट पर है। अब थोड़ी देर के बाद का सीन क्या होगा बोलो, थोड़ी देर के बाद का सीन ये होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बुलेट इसमें धाए से घुस गई है, इसको पार नहीं कर पाई है, इसमें घुस गई है और इसमें घुस के रेस्ट पे आ गई है। तो पहली बात ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। और जब सपोज करो, ये उस समय का फिगर है अल्ट्रा स्लो मोशन का, जब ये बुलेट इसमें घुसी है जस्ट, ठीक है ना, और उसमें एक वर्ड बोला है कि घुसते ही इंस्टेंटली रेस्ट पे आ गई है, ये बुलेट इसमें घुस गई है, ये समझ में आ गया, यानी ये अभी तो ये चल रहा है इसमें घुस गई, लेकिन हम ये भी जानते हैं जैसी इसमें घुसेगी, इसमें घुसते ही टच करते ही इसमें मोमेंटम भी आ जाएगा इस पूरे सिस्टम में। तो इससे अगला फिगर क्या होगा, अगला फिगर ये होगा कि ये ब्लॉक कुछ हाइट तक उठेगा भी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, ये तीनों फिगर समझ में आ गए। दिस इज अ वेरी फर्स्ट फिगर, दिस इज एट दैट मोमेंट जब घुसी ही होगी, ठीक है ना, और ये है फाइनल स्टेज, इसमें घुसने के बाद ये पूरा सिस्टम ये कुछ हाइट तक उठ भी गया होगा, ये हाइट ही पूछी है उसने कि कितनी हाइट तक ये उठा होगा। बेटा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जो 2-4 बच्चे हैं जल्दी से टाइप करके बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या सिचुएशन थी, ठीक, बुलेट बुड में घुस गई, उसके बाद सिस्टम में मोमेंट, लेकिन ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक, याद है ना, इनइलास्टिक कोलिजन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिसमें टकराने के बाद चीजें आपस में चिपक जाए, ठीक है। चलिए अब ये एज ए होल, यानी इस पूरे सिस्टम का मास, यदि इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, हाँ ये कैपिटल एम है, तो ये पूरे सिस्टम का मास m + m हो गया और ये पूरा उठेगा। अब यहां से यहां तक हमें यदि हाइट निकालनी है तो एक सिंपल सी फिजिक्स लगेगी कि यार यहां जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी। सोचो भाई, यहाँ पे काइनेटिक, देखो इस वुड में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बुलेट इसमें टकराई, पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया। अब ये यहां से कुछ ना कुछ वेलोसिटी लेके उठेगी, ये वेलोसिटी अभी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये वेलोसिटी, ठीक है। अब ये काइनेटिक एनर्जी के साथ उठेगा सिस्टम। अब धीमे धीमे काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देंगे कि जो भी यहाँ काइनेटिक एनर्जी अचीव होगी वो यहाँ एंटायर, क्योंकि ये तब तक उठता रहेगा ना जब तक ये रेस्ट पे नहीं आ जाए। यहाँ पे बच्चे बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी ना, यहाँ पर जो v' हो जाएगी, जो नई वेलोसिटी हो जाएगी सिस्टम की, वो तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे हाइट 0 है, वहां हाइट कुछ हो जाएगी, ठीक है। हम इसको रेफरेंस लेवल लेंगे। तो अब एक काम करते हैं, पहले हमारी जिम्मेदारी इस v को निकालने की है। इस v को निकालने के लिए मैंने इस फिगर का नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकंड, इसको नाम दिया थर्ड, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट और सेकंड फिगर में, अच्छा कोलिजन कैसा भी हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसका मोमेंटम किसका, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं, कोलाइडिंग बॉडीज के सिस्टम का। मैं यदि इसको और इसको सिस्टम मान लूं तो इसने इस पे फोर्स लगाई तो वो इंटरनल फोर्स हो गई,
सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो मोमेंटम कंजर्व ही रहता है। तो बताइए पहले मोमेंटम इन फिगर 1 इक्वल टू मोमेंटम इन फिगर 2, मानते हो इस बात को? मोमेंटम इन फिगर, हालांकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसके लिए, लेकिन यदि भूल भी गए होगे तो बताइए इसका मोमेंटम कितना है इस फिगर 1 में, m इंटू यू, इसका मोमेंटम कितना है कैपिटल M इंटू 0 बराबर। अब इसमें देखिए बताना पूरे सिस्टम का मास m प्लस एम हो गया और वो कुछ स्पेसिफिक स्पीड से जा रहा होगा, ये वाली वेलोसिटी, तो ये वाली वेलोसिटी का डायरेक्ट v इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला बना एम यू अपॉन m प्लस एम। पहले ये बताइए समझ में आ गया कि नहीं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ। मैंने इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इक्वल टू इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, आप इस फिगर को RHS को एक बार और समझाता हूं। RHS को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बुलेट को देखो, बुलेट का मास m है, अब जब ये v स्पीड है तो ये v स्पीड दोनों की है, m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू वी, आप ऐसे भी समझिए, यानी इसका मोमेंटम इतना है और ये दोनों वेलोसिटी एक सी होंगी, क्योंकि जब सिस्टम कनेक्ट हो चुका है तो दोनों एक ही वेलोसिटी से उड़ रहे होंगे, तो बुलेट की वेलोसिटी भी v है और वुड की वेलोसिटी भी v है, तो इसमें से v कॉमन आ गया, ये बन गया है, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब यहां आपसे मैं चाहूंगा कैलकुलेटर लगाएं, क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू दे रखी है 0.012 kg, u दे रखा है 70 मीटर पर सेकेंड, और ये कैपिटल M दे रखा है, ये मैंने भूल गया कितना दे रखा है कैपिटल M, ये दे रखा है 0.4 kg। तो यदि आप यहां मैंने कहा ना कैलकुलेटर से मदद कर दोगे तो मैं वैल्यू भी निकाल के आपकी मदद कर दूंगा। तो ये v कितना आ रहा है जल्दी बताइए, ये v कितना आ रहा है? अरे ये तो मैं कैलकुलेट करके लाया हूं, आप बताइए कैलकुलेट करके। बिल्कुल ठीक, कैलकुलेटर से ऐसी मदद करनी है मेरी। तो जब ये वैल्यूज m u 70 सब ऐसा यूनिट में आपके लिए सजा हुआ है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना, तो ये वैल्यू आ रही है 2.04 मीटर पर सेकेंड, यानी ये सिस्टम इस वेलोसिटी से उठने लगेगा। तो ये हुआ इस सवाल का पहला पार्ट, स्टेप फर्स्ट। ओके, अब सवाल का दूसरा पार्ट, स्टेप सेकंड। अब आपको फिगर 2 और फिगर 3 को डील करना है। अब नई घोड़ी नई चाल है ना, नए सिरे से सवाल करते हैं। अब आपको ऐसे समझो सवाल रिफ्रेश करके दिया है, पता ना एक सिस्टम है, भूल जाओ बुलेट और ब्लॉक को, आप ये मानो एक ही ब्लॉक है पूरा, ये v वेलोसिटी से उठ रहा है, ये v आपने निकाल ली है, बताना यहां सिस्टम में, तो यानी इस पोजीशन को यदि मैं a नाम दे दूं, इस पोजीशन का नाम a दे दूं और इस पोजीशन का नाम b दे दूं, तो बताना फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी Pe प्लस Ke, इस सिस्टम की Pe प्लस Ke एट a इक्वल होगी Pe प्लस Ke एट b। हालांकि स्मार्ट बंदे डायरेक्ट लगाएंगे, बताइए a पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई हाइट ही नहीं है, अभी शुरुआत कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस एम वी स्क्वायर। देखना ये समझ में आया नहीं है, काइनेटिक एनर्जी रखना, काइनेटिक एनर्जी रखना समझ में आया कि नहीं, क्योंकि सिस्टम का मास अब m प्लस एम हो चुका है, तो हाफ एम वी स्क्वायर ही लिखा है मैंने, v आप निकाल चुके हो आपकी मेहनत से, पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ है नहीं, इक्वल टू, अब बताइए जब ये उठ गया b पे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी m प्लस एम जी एच, एम जी एच सिंपल लग जाएगी इसमें, ये वो वाली नहीं लगेगी ग्रेविटेशन वाली, क्योंकि इतनी भी हाइट नहीं उठी है, ये माइनस जी एम वन एम टू अपन आर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एम जी एच ये देखना समझ में आया, और प्लस बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी रखूं, यदि मेरे साथ दिमाग चल रहा है आपका तो बताइए, प्लस ये वाला पोर्शन कितना रखूं, बताइए जल्दी बताओ। पी तो मैंने ये रख दी, ऑब्वियसली हर्ष वेरी गुड, 0 आएगा ये, ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब आप बताइए m प्लस एम से ये कट जाएगा, तो आपका जो h आ रहा है, h आएगा वो आएगा v स्क्वायर अपॉन 2gh। चलिए बेटा सारी वैल्यू आपके सामने, कैलकुलेटर लगाइए, v की वैल्यू आप ये रखोगे, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज कर लेना, उसका स्क्वायर भी करना है, नीचे 2 g 9.8 h नहीं, ये क्या आ गया 2, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ बस v स्क्वायर अपॉन 2g, h की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2g। सॉल्व करिए बेटा इसको, कोई नहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती हो रही होगी, वरना ठीक, v स्क्वायर रखना है, ये आपका काम है, v ये निकाल लिया आपने, 2 रखना है, g रखना है, तो ये आ रहा है 0.212 मीटर आएगा, 0.212 मीटर, सेंटीमीटर में कर दो तो 21.2 सेंटीमीटर। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सवाल का यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, टिक टिक 1 2 3 4 5। अब इसमें एक सवाल और पूछा है, उसने ये पूछा है, देखो पढ़िए, एक सवाल और पूछा है, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द ब्लॉक। जब ये बुलेट इसमें घुसी होगी दम, तो कुछ हीट भी जनरेट हुई होगी,
तो देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है और अभी फिर कैलकुलेटर लगाना। देखिए सीधी सी बात है, ये कैसा कोलिजन है? इनइलास्टिक कोलिजन है ना, जिसमें बॉडी आपस में टच हो जाए, चिपक जाए, वो इनइलास्टिक ही होता है। और इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। याद है ना इनइलास्टिक कोलिजन के फैक्ट्स? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी लॉस हो जाती है। तो आप इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकाल के चेक करो कितनी आ रही है। मैं करवाता हूं क्या करना है, और फिर इसकी निकालना। भले ही मोमेंटम कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो बताना काइनेटिक एनर्जी इन फिगर 1 या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और किसकी निकाल रहा हूं? सिस्टम की। बताइए इसमें कितनी है? हाफ एम यू स्क्वायर, है ना। और इसमें कितनी है? इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं है, तो रेस्ट पे था। इसको सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करिएगा, आपके पास है हाफ है, एम है, यू 70 रखिएगा, एम ये रही वैल्यू, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी Ke2, यानी इस समय अब कैसे निकलेगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम प्लस एम वी स्क्वायर, ये रखी जाएगी ना, जिसमें एम आपको पता है 0.012 kg है, कैपिटल एम 0.4 kg है, हाफ हाफ, और वी वो वाली वैल्यू जो हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 2.04 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आप इस काइनेटिक एनर्जी को निकालिए और इसको निकालिए और मुझे वैल्यूज बताइए कि ये कितनी आ रही है ये। और आप इतना तो नोटिस करोगे कि ये ज्यादा आएगी। सपोज करो आप करना, अभी ये एक्स आती है, ये वाई आती है, इमेजिन करो ये भी आप पे। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी एक्स और ये वाई आ रही है, तो सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही हीट में बनेगी। जो खत्म, भाई वो काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई लेकिन ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, तो वही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हीट में बन गया। तो जो हीट प्रोड्यूस आएगी, हीट प्रोड्यूस्ड, वो आएगी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी Ke1 माइनस Ke2। ये वैल्यू निकालिए और घटाइए कितना आ रहा है। मैं जब तक रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं देता हूं, तो ठीक है, कुछ दिया का भी यही आंसर आ रहा है। तो जब ये वैल्यू जो आपके सामने वो रखी तो ये 29.4 जूल एनर्जी आ रही है। ये वैल्यू जब ऊपर से निकाल के रखी तो ये 0.85 जूल। आप देखो कितना बड़ा अंतर काइनेटिक एनर्जी में आ गया सिस्टम की। सिस्टम में कितनी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी, 29.4, कितनी मामूली रह गई। तो ये काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस था वो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना, इस तरीके से खत्म हो जाएगी ये। तो 29.4, 0.85, 28.5 जूल इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट करते चलो बस, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है 6.25 नेक्स्ट। वो ये कह रहा है एक इंक्लाइन प्लेन है लेकिन एक ग्रेजुअल है और एक फटाक से ऐसे स्टीपर है। समझ गए? दिख रहा है ना, इसमें ढलान ज्यादा है, इसको थोड़ा और ढलान कम करता हूं। एक पॉइंट है इसमें, एक तो बहुत ज्यादा ढलान है और एक की ढलान कम है, ऐसे ऐसे। अब तो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा दे रखा है, ये एंगल दे रखा है θ1 और ये एंगल दे रखा है θ2। θ2 बड़ा है, ढलान उसकी ज्यादा है। अब ये रहा पॉइंट ए, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, और ये रहा पॉइंट बी, और ये रहा पॉइंट सी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दो इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, थैंक गॉड फ्रिक्शनलेस है। वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप। ग्रेजुअल माने धीमे धीमे हो रहा है और ये स्टीप है, ठीक है। बाकी डाटा दे रखे हैं। अब वेयर आप सॉरी ए से, फ्रॉम वेयर 2 स्टोन्स आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट। एक स्टोन यहां से फेंका जाएगा, इसमें ड्रॉप किया जाएगा यहां से, एक यहां फेंका जाएगा, दोनों आइडेंटिकल स्टोन है। एक इधर वाले ट्रैक पे चलेगा और एक इधर वाले ट्रैक पे चलेगा। नो डाउट इसकी ढलान ज्यादा है, नो डाउट इसकी ढलान ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, ये बात हम फील नहीं, मैं प्रूव भी करूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम। क्या दोनों स्टोन एक ही टाइम पे पहुंचेंगे? जैसे मैंने जैसे ही छोड़ा स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, टिक 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 टिक, क्या दोनों स्टोन एक ही टाइम पे पहुंचेंगे? देखते हैं। विल दे रीच विद देयर सेम स्पीड, क्या सेम स्पीड से पहुंचेंगे? ये दो क्वेश्चन है। पहले आप बताइए, क्या आपका दिल क्या कह रहा है, दोनों एक ही स्पीड से पहुंचेंगे, अलग अलग स्पीड से पहुंचेंगे? क्या लगता है? जब ये यहां पहुंच जाएगा और जब ये यहां पहुंच जाएगा, तो नीचे पहुंचने के बाद दोनों की स्पीड एक सी होगी या अलग अलग होगी? आपका दिल क्या कह रहा है, जल्दी बताओ। अरे वाह दिया, हाँ अरे होशियार बच्चे बैठे, बिल्कुल जी हाँ, सेम होगी। क्यों होगी सेम, बताता हूं। माना ये हाइट h है,
तो बताना दोनों स्टोन है तो इनिशियली एक ही हाइट पर, दोनों इनिशियल एक ही हाइट पर है, ये नीचे जाएगा ये नीचे जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व नहीं रहती? जब कोई डिसिपेटिव फोर्स इन्वॉल्व रहती है। यदि इसमें फ्रिक्शन होता है ना तो फिर हम नहीं बोलते कि भैया एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो तुम्हें ध्यान है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है यदि सिस्टम पे कोई भी डिसिपेटिव फोर्स ना हो तो बताइए सिस्टम की, देखो यदि आप स्मार्ट हो तो डायरेक्ट ये लिख दीजिए कि जितनी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एट ए होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एट बी पे पहुंच जाएगी, एट बॉटम लिख देता हूं, ठीक है। जितनी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी एट ए होगी वो नीचे जाके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। और जो लोग ये कम समझ पाते हैं, आप एक बार बताइए, यदि मैं पीई प्लस केई एट ए लगाऊं इक्वल टू पीई प्लस केई एट बी, ये फिजिक्स लगाऊं, ठीक है, तो बताइए ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, बी पर आने के पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, mgh यानी या फिर एक मिनट पीई केई कितनी है 0 ना ए पर, तो केवल पीई एट ए रह जाएगा, यहाँ बॉटम पर आके पीई 0 हो जाएगा और केवल केई एट बी। तो ये डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कभी कभी होती रियलिस्टिक फिजिक्स ये है, लेकिन हम लगता है कि एक एक पोर्शन 0 होना ही होना है, तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंटायरली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो बताना ए पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है mgh, किसकी? दोनों की, दोनों का मास है, दोनों का जी। हालांकि यहाँ आप देखो कि मास का कोई फर्क और नहीं आएगा, एक पत्थर छोटा और एक बड़ा कर दूं, ठीक है, देखना आप अभी कोई फर्क क्यों नहीं आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में भी फॉर्मूला आएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम से एम कट जाएगा स्पीड के लिए। तो बताइए वी स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ पे 2gh, तो वी कितना आ गया √2gh। तो अब आप बताइए वी आने के लिए कहीं थीटा तो आ ही नहीं रहा, दिस स्पीड, ये कहां की स्पीड है? स्पीड ऑन रीचिंग एट बॉटम, चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, दोनों एक ही तो डेप्थ पर है, एक जैसी, ठीक है। तो 2gh, तो क्या लग रहा है आपका, क्या कंक्लूजन आया कि बॉटम पर पहुंचने के बाद दोनों की स्पीड एक सी आई, अलग अलग एक जैसी आई, बिकॉज ऑफ कि इसमें फ्रिक्शन नहीं था। आपका दिल क्या कह रहा होगा कि यार ये तो बड़ा स्टीपर था, इसमें तो तेज हो जानी चाहिए। मैं थोड़ा फील कराता हूं फिर लॉजिक भी दूंगा। बेटा एक बात बताओ, माना इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मान लिया क्या हो गई ज्यादा, इसमें एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन यदि मैं आपसे यूं कहूं कि आप पल्सर पे या बुलेट पे बैठ जाओ और बुलेट को एक्सेलरेट करो मात्र 2 सेकंड, बस रोक दी, और एक इधर आप स्कूटी पे बैठ जाओ, उसे ज्यादा देर तक एक्सेलरेट कर दो, ज्यादा देर तक, तो क्या लगता है? एक मिनट मुझे बताइए, जैसे v बराबर u प्लस 80, एक मिनट है ना, ये 0 तो केवल 80 रह गया। तो गौर से देखो, ज्यादा एक्सीलरेशन ये ज्यादा हो और ये कम मिले, बस एक सिचुएशन ये कि ज्यादा इसमें ना एक्सीलरेशन ज्यादा था लेकिन टाइम कम मिलेगा क्योंकि फटाफट पहुंच जाएगा, और दूसरी सिचुएशन में इसमें एक्सीलरेशन कम मिलेगा लेकिन उसके पास उतरने के लिए ज्यादा टाइम है। तो क्या लगता है ये दोनों आंसर सेम आ सकते हैं नहीं आ सकते? अब आप बताओ, क्या ये दोनों आंसर सेम आ सकते हैं कि नहीं? कि यदि ज्यादा एक्सीलरेशन मिला तो सही उसे, नो डाउट मानते हैं, लेकिन टाइम तो उसे कम मिला ना। ये बात मैं हालांकि प्रूफ भी कराऊंगा, अभी प्रूफ नहीं कराई। और दूसरे वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है कि एक्सीलरेशन कम मिलेगा क्योंकि स्लोप कम है, लेकिन उसे ज्यादा, क्योंकि इतना लंबा भी तो ट्रैक है, लेंथ। तो आइए इस बात को टेक्निकली प्रूफ कराता हूं। तो पहली बात, इस सवाल का जवाब तो ये मिला हमें कि बॉटम पर पहुंच के दोनों की स्पीड एक जैसी होगी। अब इन अ मीनवाइल समवेयर जैसे यहां आ गया, तो इस पे कौन कौन सी फोर्स काम कर रही है बताइए? तो ये रोलिंग नहीं हो रही है, ध्यान रखना। फ्रिक्शन पे तो, जब फ्रिक्शन लेस हो तो रोलिंग हो भी नहीं सकती, कल ही पढ़ा था हमने, है ना। एक तो फोर्स mg इधर लग रही होगी, ठीक है, mg। एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये θ1 है तो ये θ1 होगा। बोलो mg के कंपोनेंट तोड़ लो, तो इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos θ1, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin θ1। ये वाला तो बैलेंस हो गया,
लेकिन ये वाला बैलेंस नहीं हो रहा तो ये एक्सीलरेट कराएगा। बताओ, ये वाला तो बैलेंस हो गया, एन और mg cos थीटा 1 बैलेंस हो गए, लेकिन इसे कोई नहीं, भाई पीछे फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यानी यदि मैं F बराबर ma यूज करूं इसके लिए, तो F का रोल कौन प्ले कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसको y बोल दूं, इसको x बोल दूं, तो F तो है mg sin थीटा 1 और ma की जगह ma, m से m कटा, तो आप बताइए एक्सीलरेशन कितना आया, g sin थीटा 1, इसे a1 लिख देता हूं, a1 माने इसके लिए। तो बताइए एक बड़ी स्मार्ट थ्योरम है, सिमिलरली जब मैं इसके लिए निकालूंगा तो क्या लगता है a2 कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए सिमिलरली थ्योरम का इस्तेमाल करके, जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन कितना आएगा, इसका एक्सीलरेशन आएगा g sin थीटा 2, वो g sin थीटा 2 आएगा। ठीक, अब आप देखो a1 को देखो, a2 को देखो, g sin sin, लेकिन ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो एक जैसे तो नहीं आ रहे एक्सीलरेशन, और ये थीटा 2 ज्यादा है ना, तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका साइन भी ज्यादा हो जाता है, साइन, तो इसका मतलब सिंस थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है ना, दोनों ओर साइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब साइन थीटा 2 भी साइन थीटा 1 से बड़ा होगा, दोनों ओर जी का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब जी साइन थीटा 2 भी जी साइन थीटा 1 से बड़ा होगा। अरे ये तो a2 है, अरे ये तो a1 है, तो इतना तो हमने मान लिया कि इसका एक्सीलरेशन, मान लीजिए अब तो प्रूव हो गया कि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन तो ज्यादा होगा, लेकिन ऑन रीचिंग बॉटम फिर भी स्पीड बराबर रही, ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। फिर इसने एक और चीज पूछी है, एक और चीज पूछी है ना इसमें कि विल दे रीच विद देयर सेम स्पीड और विल द स्टोन रीच बॉटम एट सेम टाइम, सेम टाइम पे तो नहीं पहुंचेंगे, बताना। v बराबर u प्लस 80 लगाऊंगा मैं, दोनों इनिशियली रेस्ट पर थे, तो v बराबर 80, तो t का फॉर्मूला आ गया v अपॉन ए। इस सवाल में नीचे पहुंचने के बाद स्पीड दोनों की सेम थी, तो क्योंकि वो सेम थी तो t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a हो गया। ध्यान रखना, क्योंकि वो सेम थी इसलिए मैं उसे कांस्टेंट में ले गया हूं, स्टोन ये वाले की और इस वाले की, दोनों स्टोन की v तो एक जैसी थी ना बॉटम पे पहुंच के, तो इससे क्या साबित हो रहा है, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा उसे कम टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, जिसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, और एक्सीलरेशन a2 का ज्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए t1 भाई जिसका a2, सिंस a2 इज ग्रेटर देन a1, तो इसका मतलब t2 इज लेस देन t1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। समझ में आ गया कि नहीं, एक बार बेटा मोटिवेट कर दो, आया नहीं आया समझ में, एक बार बस कि हाँ भाई समझ में पल्ले पड़ रहा है, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट भी क्लियर बताऊं, ठीक है, हाँ एक भूमिका को समझ में आया है बस, नहीं नहीं औरों को भी आ रहा है, ठीक, थैंक यू बेटा दिया हर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, एसएस ले लीजिए बेटा इसका 6.26, चलिए 6.26 क्या है कहानी, देखिए 1 kg ब्लॉक, पहले मैं फिगर बना देता हूं, अरे ये फिगर बना देना है, ठीक है, देखो यहां एक स्प्रिंग है और यहां पर एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है, ये पुली और यहां से ये स्ट्रिंग है कोई, ठीक है, तार कुछ भी, और यहां एक 1 किलो की ब्लॉक है, ठीक है। चलो स्प्रिंग का जो के दे रखा है, के लिख देता हूं, वो 100 न्यूटन पर मीटर है, ब्लॉक 1 किलो का है, ब्लॉक 1 किलो का है, इसमें फ्रिक्शन है, ध्यान रखना रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये फ्रिक्शन लेस नहीं है, इज कनेक्टेड टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100, द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसको रेस्ट से रिलीज किया, ठीक है, रेस्ट से, द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन, ये 37 दे रखा है, तो इसको रेस्ट से रिलीज किया है, जैसे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद ये 10 सेंटीमीटर आगे मूव करके खुद ही रुक गया। अच्छा आप सोच के बताओ खुद रुकना संभव है या नहीं इसमें, क्योंकि ये कनेक्टेड है, स्प्रिंग खींचेगी तो जब, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएगा स्प्रिंग खींचेगी, और स्प्रिंग जब खींचेगी तो स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स आ जाएंगे, तो स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से इस पर एक अपोजिट फोर्स भी जनरेट हो जाएगी, जो इसे यहां नहीं थोड़ी देर बाद, वहां नहीं तो थोड़ी देर बाद कभी ना कभी तो रोक लेगी। इस सवाल में 10 सेंटीमीटर के बाद उसे रोक दिया है,
ये 10 सेंटीमीटर यहां तक मूव कर रहा है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये मूव 10 सेंटीमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि यदि ये 10 सेंटीमीटर खिसका तो स्प्रिंग भी 10 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड होगी या नहीं होगी? यदि ये 10 सेंटीमीटर खिंचा तो ये 10 सेंटीमीटर खिंची होगी, तो उसमें 10 सेंटीमीटर के हिसाब से रिस्टोरिंग फोर्स आएंगे। अच्छा, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स आते हैं वो उसके खींचने के हिसाब से आते हैं। थोड़ा खींचोगे तो थोड़ी रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा खींचोगे तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। एज्यूम दैट स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, पुली फ्रिक्शनलेस है, वो तो हमने पहले ही एज्यूम कर लिया। तो अब आ जाइए, करें सवाल। अच्छा सवाल है ये, बताइए सबसे पहले तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, बताइए इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो mg लग रही होगी, mg। फिर ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ले लें तो ये वाला एंगल थीटा ही होगा, ये थीटा मान लेता हूं, थीटा, ठीक है, तो ये भी थीटा ही होगा। ओके, mg के कंपोनेंट तोड़ू तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। इस पे पीछे एक फोर्स और लग रही होगी, बताइए कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन लगी होगी, ये है ना फ्रिक्शन। एक फोर्स और लग रही है, बताओ कौन सी इस पे? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए, प्रॉपर बनाए हुए सवाल ठीक हो ही नहीं सकता कभी। इस पर mg sin थीटा, वो mg लग रही है, mg के कंपोनेंट तोड़ दिए, एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि रफ प्लेन है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगी होगी इस 10 सेंटीमीटर के मूवमेंट के दौरान, तो फ्रिक्शन। एक फोर्स और लग रही होगी, ये वाली टेंशन लग रही होगी कि नहीं? टेंशन, हाँ, और इस टेंशन की वैल्यू होगी kx। सोच के बताओ, ये टेंशन की वैल्यू हमें पता है, ये बताओ ये कैसे पता कि ये kx होगी? यानी ये फोर्स, इसको फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जानते हो ना कि ये फोर्स की वैल्यू kx क्यों होगी? क्योंकि ये फोर्स यहां से ट्रांसमिट हुई है। स्प्रिंग में kx, एक्चुअली स्प्रिंग खुल गई तो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स आए होंगे kx, वही kx तो यहां ट्रांसमिट हो गए। देखना ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो, क्योंकि इस सवाल में बस जो एक्स्ट्रा है बस वो यही है कि इस पर एक फोर्स और आ गई, और ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ध्यान रखना। यानी इस पूरे 10 सेंटीमीटर के दौरान एक जैसी नहीं रही होगी ये। नो डाउट ब्लॉक 10 सेंटीमीटर गया होगा, लेकिन सोचो जब ये 0 सेंटीमीटर होगा तो k इंटू 0, फिर x की वैल्यू 1 हुई होगी तो k इंटू 1, फिर x की वैल्यू 2 हुई होगी तो k इंटू 2 के। तो इसमें इस फोर्स को छोड़ के सारी फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए, हमको म्यू निकालना है। ये जो म्यू है, देखो पहले तो बताइए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, है ना। ये जो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, ये म्यू निकालना है। ये रहा फ्रिक्शन, म्यू, एन किसके बराबर होगा? mg cos थीटा। देखो एन ऐसे तो बैलेंस है ही है, ठीक है mg, तो हमें एफ या तो एफ पता चल जाए mg cos थीटा, थीटा तो दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है ना, तो या तो हमें फ्रिक्शन पता चले, हमें म्यू निकालना है, इन शॉर्ट म्यू निकालना है। चलिए करें सवाल को। पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इस सिस्टम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी रही? बताओ इस सिस्टम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी रही? 0, क्योंकि रेस से, देखो हुआ क्या, रेस से स्टार्ट किया था इसे, पढ़ो, इसे रेस से ड्रॉप किया और 10 सेंटीमीटर चलने के बाद आगे जाके फिर रुक गया। रेस से छोड़ा था, नीचे खिसक रहा था, लेकिन खिसकने के बाद एक जगह जाके फिर भी रुक गया। तो बताना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हुई नहीं हुई या नहीं हुई? सोचो। और जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रही तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम पे किया गया नेट वर्क डन, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। द नेट वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब ये भाई साहब 0 हैं तो नेट वर्क डन भी कितना हो गया? 0, यानी इस सिस्टम पर नेट वर्क हुआ ही नहीं है। अब इसी चैप्टर का पहला सवाल, सबसे पहला सवाल जो मैंने कराया था, मतलब वैसे तो सवाल ये दूसरा है, लेकिन मैंने पहला कराया था पहली बार में, कि जब किसी सिस्टम पर कई सारी फोर्स होती है तो नेट वर्क डन का मतलब होता है उस पर जितनी भी फोर्सेस हैं। तो बताइए नेट का कौन कौन सी फोर्स है? वर्क डन बाई mg sin थीटा प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाई mg cos थीटा
प्लस वर्क डन बाई एक हो गई, ये हो गई, ये हो गई, वर्क डन बाई फ्रिक्शन और प्लस वर्क डन बाई टेंशन इक्वल टू 0। सोचो सोचो सोचो, डू यू पल्ले और नॉट? भाई इस पे जितनी जितनी भी फोर्सेस थी, एक ये रही, अब इसको नहीं देखेंगे ना, ठीक है ना, एक ये रही फोर्स mg साइन थीटा वाली, एक mg कॉस थीटा, एक ये नॉर्मल, दो ये रही, तो 1 2 3 4 5 5 फोर्सों ने वर्क डन किया है। लेकिन बताना नॉर्मल रिएक्शन का और mg कॉस थीटा का वर्क डन कितना हो जाएगा, बताओ? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा, याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जो फोर्स आप ले रहे हो, जो डिस्प्लेसमेंट आप ले रहे हो, और इन दोनों के बीच का एंगल। बताना नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है नीचे, तो बताना यदि मैं वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन लिखूंगा तो यहां तो नॉर्मल लिखूंगा, यहां एक्स लिखूंगा, बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बताओ? इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एन और एक्स के बीच का? 90 है ना, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई वर्क डन नहीं आया। सिमिलरली बताना वर्क डन बाई mg cos थीटा, बताना वर्क डन बाई mg cos थीटा कितना है? वो भी 0 आएगा, क्योंकि f की जगह mg cos थीटा रखूंगा, x की जगह x रखूंगा, लेकिन mg cos थीटा और x के बीच में भी 90 है, तो यानी ये दोनों वर्क डन तो 0। चलिए अब वर्क डन बाई इसे निकालते हैं, mg sin थीटा, इसने कितना वर्क डन किया होगा? वर्क डन बाई mg sin थीटा, बताइए। f की जगह रखूंगा mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट x रखूंगा, कोई बताएगा यहाँ थीटा कितना रखूंगा? ये रहता फैलेगा कहीं होगा। मैंने f की जगह mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट, कोई बताएगा थीटा कितना रखूंगा? ये वाला नहीं, हाँ दिया, वेरी गुड, दिया ने ठीक दिया आंसर। कोई और भी है? नहीं, देखो mg sin थीटा ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, बिल्कुल ठीक हर्ष, तो cos 0, बिल्कुल ठीक भाई। mg sin थीटा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट mg sin थीटा, mg sin थीटा ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, तो इन दोनों फोर्सों के बीच, इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल 0, cos 0 1। तो यहां पे क्या लिख दूं? इसका वर्क डन आ रहा है मेरा mg sin थीटा इंटू एक्स, ये 0, ये 0। वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाले, ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालते हैं। तो फ्रिक्शन की जगह क्या रखूंगा? जो फ्रिक्शन वैल्यू है, जो अभी डिस्प्लेसमेंट x cos 180 है ना, cos 180 ना, समझ गए ना cos 180 क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इनके बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या रख दूं? fx cos 180 -1 प्लस। अब बताइए वर्क डन, इसमें जो असली कलेस है, जो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, पहले तो बस मुझे ये बता दीजिए, जैसे इसका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका वर्क डन नेगेटिव आया, रीजन समझ गए क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे था, फोर्स ऊपर थी। कोई मुझे बताएगा इसका वर्क डन कैसा आएगा? टी का, टी का, यदि मैं यहां वर्क डन बाई टी लिखूं, टी, तो टी इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो इसका भी तो वर्क डन नेगेटिव आएगा cos 180 की वजह से। लेकिन इसके लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, ये नहीं लगाएंगे, इसके लिए ये लगेगा। कोई बताएगा रीजन? कोई बताएगा रीजन ये वाला क्यों लगेगा? ये वाला अभी तक तो मैंने सारे इसके लिए लगाए, क्योंकि मैं बता चुका हूं, क्योंकि हाँ वेरी गुड, केवल यही एक ऐसी फोर्स है जो वेरिएबल है, बाकी सारी कांस्टेंट थी। और कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है, वेरिएबल के लिए तो ये होता है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सुनिए, हमें ये तो पता है कि ये नेगेटिव वर्क डन आएगा, लेकिन हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, ये डायरेक्ट याद करो। करने को कर सकते हो आप, करने को कर सकते हो, मुझे पता है कि ठीक है, लेकिन याद है ना हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग फोर्स ने स्प्रिंग पर हाफ के एक्स स्क्वायर ही वर्क किया था, जो बाद में पोटेंशियल एनर्जी बन गया था। बस ये नेगेटिव रखना है, बस इसको ध्यान दिलाया मैंने। मतलब जिसको याद हो वो डायरेक्ट भी लिख सकता है, नहीं तो इंटीग्रेट कर लेना, टी की वैल्यू के एक्स रखना, के एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो के एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा और नेगेटिव cos 180 की वजह से आएगा। क्या बेटा ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बोलो।
ये एक एक टर्म समझ में आया है नहीं आया? अब बेटा एडिशनल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो आपकी ऐसी करेगा ना ये, ठीक। जल्दी करो फिर ये मीटिंग चली जाएगी। मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो, अगली मीटिंग ज्वाइन कर ही लेते हैं बेटा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बेटा ये एम जी साइन थीटा एक्स आप करेंगे, अब आप एम जी साइन थीटा इंटू एक्स, इस एफ की वैल्यू रख दो। एफ की वैल्यू बेटा ये है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स इंटू -1, तो माइनस यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं, ठीक है। देखो एफ की वैल्यू आप परेशान मत होना, ये निकाल दी थी मैंने, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा एक्स, माइनस यहां ट्रांसफर कर दिया, -12 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स एक एक एक्स कॉमन आके तो बाहर निकल जाएगा, तो एक एक्स यहां से हटाऊं, एक एक्स यहां से हटाऊं और एक एक्स यहां से हटा दूं 0, ठीक है। अब हमें देखो, अब इसमें सारी देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमें निकालना क्या है, इसमें म्यू निकालना है। तो सुनो, म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा -12 के एक्स। अब आप ना इसमें अभी सॉल्व करोगे, सारी वैल्यू आपके पास है म्यू को छोड़ के। देखो एम हमारे 1 किलो दे रखा है 1, जी में 9.8 ले लूं, कैलकुलेटर कर लेना। अब मैं आपको एक 37 की बात बताता हूं, मैंने बताई थी ना, जब कोई एंगल 37 हो तो इसका मतलब ये 3, ये 4, ये 5 मान लेना। याद है ना 37 जो एंगल होता है वो 3 4 5, 3 4 5 ये वाला, ये बात बताई थी या नहीं बताई थी मैंने एक दिन, कि जो 37 एंगल होता है, अब इससे क्या होगा, तुम्हें साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा 3/5 हो गया, यानी साइन 37, साइन 37 आपसे पूछे कोई तो 3/5, कॉस 37 पूछे तो बेस अपॉन 4/5, ये 0.6 रखिए, ये 0.8 रखिए। तो देखिए म्यू की वैल्यू नहीं पता, एम की वैल्यू 1, ये 9.8, कॉस थीटा की वैल्यू 0.8, ये 0.8, एम की वैल्यू 1, ये 9.8, साइन थीटा की वैल्यू 0.6, -12, के की वैल्यू 100 और एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी एक्स, लेकिन उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.1 मीटर आएगा। तो प्लीज बेटा ये आप करिए और बताइए म्यू कितना आ रहा है। ये मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से तसल्ली से सॉल्व करिए। आ रहा है, इन सबको सॉल्व करने के बाद दिया का आंसर आ रहा है, ठीक है, मैच भी कर रहा है 0.125, और यूनिट होती नहीं है म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो एक बार इस सवाल को घर पे भी करना, इतना कठिन नहीं था, ये नहीं था कोई कठिन सवाल इससे, ठीक है। इतने ही मैच के सवाल किए हैं आपने, इसमें बस कई सारी फोर्सेस थी, बस ये वाली जो फोर्स थी वो वेरिएबल थी, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आप ध्यान रख सको इसलिए ये सवाल दिया गया है, बाकी तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगी ना, ठीक। तो चलिए बेटा नेक्स्ट करते हैं। अब 6.27 अपने आप करना, 6.28 देखिए, 6.27 में कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं है वो। 6.28 एक ट्रॉली है जिसका मास 200 किलो का है, ठीक है, एक ट्रॉली जिसका मास 200 किलो का है, यूनिफॉर्म स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर से फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे चल रही है। देखो एक काम करो, ये एक ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली, ठीक है, इस पर एक लड़का खड़ा हुआ है, इन द बिगनिंग खड़ा हुआ है बिल्कुल एक कोने पर, और ये जो ट्रॉली है उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है ट्रॉली की, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही है। लड़का अभी रेस्ट पर है, लेकिन लड़का ट्रॉली के रेस्पेक्ट रेस्ट पर है। बुद्धि लगाओ, यदि कोई यहां ऑब्जर्वर हुआ तो उसे के लिए तो लड़का भी मोशन में ही है। जब ये ट्रॉली चल रही है, जब ये ट्रॉली चल रही है तो ट्रॉली पर बैठी हुई हर चीज भी चल रही होगी। तो उसने यदि ये वर्ड बोला है कि लड़का रेस्ट पर है, तो वो ट्रॉली के रिलेटिव रेस्ट पर है, ठीक है ना। तो ट्रॉली की स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, 10 मीटर पर सेकंड, यानी ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। तो पता ना इस ऑब्जर्वर के लिए सी फॉर चाइल्ड, टी फॉर ट्रॉली, ठीक है। बताओ चाइल्ड की स्पीड इस ऑब्जर्वर के लिए कितनी है? चाइल्ड की स्पीड इस ऑब्जर्वर के लिए भी तो 10 ही होगी जो ट्रॉली की होगी, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है वो, अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg। अच्छा ट्रॉली का जो वजन है वो 200 किलो का है,
ट्रॉली है, मैं लिख दूं मास ऑफ ट्रॉली वो 200 किलो की है, मास ऑफ चाइल्ड वो 20 किलो का है, लड़का 20 किलो का है, ठीक है। अब सवाल में क्या है कि ये भागने लगा इधर। अब आप 1 मिनट पहले तो ऐसे सीन सोचिए, यदि ये ट्रॉली नहीं चल रही होती और मैं किसी ट्रॉली पे खड़ा होता और ट्रॉली रेस्ट पे होती तो मैं भी रेस्ट पे होता। ट्रॉली यदि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, यदि मैं इधर भगता तो मेरे पैर उस पे इधर फोर्स मारते ना। भाई मेरे को आगे बढ़ने के लिए आप सबको पता है चलते कैसे हैं कि मैं ट्रॉली पे पीछे फोर्स लगाऊंगा तभी तो मैं ट्रॉली आगे, तभी तो मैं आगे चलूंगा। तो ट्रॉली पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगी और आप इधर मूव करना स्टार्ट कर दोगे। यानी सुनिए, यदि मैं ट्रॉली पे चुपचाप खड़ा हुआ हूं, ट्रॉली भी रेस्ट पर है, तो हम सब रेस्ट पे रहेंगे। लेकिन यदि मैंने चलना स्टार्ट कर दिया तो ट्रॉली में भी मूवमेंट आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी इसकी जो 10 मीटर पर सेकंड है वो तब है जब लड़के ने कोई हरकत नहीं करी। लेकिन अब सवाल क्या कह रहा है कि लड़के ने भगना स्टार्ट कर दिया, तेरी ट्रॉली, ठीक है, लड़के ने भगना स्टार्ट किया, लड़का ये रहा, अब ये इधर भगेगा। तो ऑब्वियसली जैसे ही लड़के ने थोड़ा सा भी लिटिल बिट मोमेंटम लिया तो ट्रॉली की स्पीड अब 10 नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी। ये बात एक्सेप्ट की या नहीं की? यदि लड़के ने कुछ भी हरकत करी तो ट्रॉली की स्पीड अब जो 10 थी वो 10 नहीं रहेगी, आई डोंट नो कितनी हो जाएगी पर 10 नहीं रहेगी। ये बात एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, हजम हुई या नहीं हुई? कि लड़के ने यदि चलना स्टार्ट कर दिया तो ट्रॉली में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा थैंक गॉड, इस सवाल में एक अच्छी बात यह है कि ट्रॉली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है। एक अच्छी बात यह कि ट्रॉली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, ठीक है ना। चलिए ओके, अच्छा अब आ जाओ। तो ये तो और अच्छे से फील होना चाहिए जब फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो जब ये इधर भगेगा तो ट्रॉली में कुछ ना कुछ तो जर्क आएगा ही। अब क्या कह रहा है, 1 मिनट, हाँ, विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ट्रॉली। ये जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है ये वाली, लेकिन उसने साफ बोला है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये वाली जो स्पीड है, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पीड ये दी हुई है। तो बच्चे की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है और वो इधर की ओर भगा है, दूसरे एंड की ओर। तो उसने ये पूछा है, फिर वो भगते भगते जब 10 मीटर एंड पर आ गया तो वो जंप भी कर गया। तो व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली? यानी आपको जब तक ये भगेगा, है ना, एक ही स्पीड से भगेगा, तो वो जब तक ये इस पे भगेगा 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 तब तक इसकी वही स्पीड रहेगी, है नहीं। तो वो स्पीड, इन शॉर्ट ये स्पीड निकालनी है। पहला सवाल, पहले ये स्पीड निकालते हैं। तो बेटा देखिए, जब भी हम कोई सवाल करते हैं तो उसमें एक शर्त है, या तो सारी वेलोसिटी रिलेटिव टू ट्रॉली करिए सवाल। जैसे अब ये वेलोसिटी क्या दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, तो ये 10 मीटर पर सेकंड ट्रॉली की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर है। इस सवाल में करेंगे तो ये वाली वेलोसिटी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखी है। ऐसे जैसे किसी सवाल में सारी न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट में होना कंपलसरी है, सारी एसआई यूनिट या सारी सीजीएस यूनिट। वैसे ही किसी सवाल में एक चीज और कंपल्सन है, या तो सारी वेलोसिटी किसी रिलेटिव टू ट्रॉली कर दीजिए, किसी एक ही फ्रेम के रिलेटिव करिए। तो मैं एक काम करता हूं, इस वेलोसिटी को रिलेटिव टू सराउंडिंग कर देता हूं या रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर कर देता हूं। तो बच्चे, तो देखिए बेटा यहां पर एक चीज करूंगा मैं, उधर देखिएगा। कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी ऑफ सी कितनी होगी? सिर्फ वेलोसिटी, ये तो वीसीटी हो गई, मुझे तो वीसी चाहिए सिर्फ, क्योंकि सारी वेलोसिटी ये टी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है। अच्छा खाली वीसी का मतलब वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू, नहीं 14 नहीं हुई। अरे इस समय देखो 14 गड़बड़ होगी हर्ष, मुझसे भी ये गलती हुई थी। जब मैं ये निकालूंगा तो इसकी स्पीड अब 10 नहीं रही है। दिया सुनो सुनो, अब इसकी स्पीड 10 नहीं रही है, ये भी तो देखो। हमें ये, आपने क्या किया, ये 10 से जा रहा है, आपने 4, तो 10 और 4 को लेके कनेक्ट कर रहे हो। 10 और 4 को लेके कनेक्ट नहीं करेंगे, v और 4 को लेके कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी स्पीड हल्के से मूव करते ही, 10 तो तब थी ना जब ये रेस्ट पे था, इसके चलते ही वो स्पीड 10 नहीं रही है। तो नो डाउट आप 10 और 4 को लेकर रिलेटिव निकाले थे। नहीं तो देखो बेटा, यदि हम वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हम निकालते तो हम ऐसे निकालते हैं नहीं निकालते, ये बताओ। इस फिगर को देखो और इस फिगर पे काम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वेलोसिटी कितनी दे रखी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वेलोसिटी, ध्यान रखना हमारे पास रिलेटिव स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूले रिलेटिव वेलोसिटी के होते हैं। रिलेटिव स्पीड तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बोलते हैं। तो बताइए ये वैल्यू, क्योंकि ये इधर है तो ये -4 रखनी पड़ेगी मुझे। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड मुझे नहीं पता,
और ये इधर जा रहा है, ये v है, ये प्लस का v है। इज इट ओके फॉर यू नॉट? तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड आ रही है v-4, दिस इज v-4 है। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं? दिस इज ध्यान रखना वेलोसिटी है, ध्यान रखना वेलोसिटी निकाली है आपने, वेलोसिटी यानी जो आना है विद साइन आ चुका। क्या ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? जब हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होते हैं तो ये वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये वेलोसिटी निकल के आ गई हमारी, ठीक है। और वेलोसिटी में 1 डायमेंशन में साइन का याद रखते हैं। तो आपसे जो गलती हुई आपने 10 रख दिया, अब 10 नहीं रही ना, हमें ये खुद नहीं पता ये कितनी रही, ठीक है। अब सुनिए, तो यानी इस सवाल का पहला फेज तो ये हो गया। तो मैं एक काम करूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं इसमें कुछ चीजें मिटा रहा हूं। अब मैं क्या मिटा रहा हूं सवाल को? पहले तो इसमें से ये मिटाऊं, ठीक है, ये मिटा दिया क्योंकि मतलब का, और इधर ये मैं काम कर चुका हूं, इसे मिटाऊं, ठीक है। अब बताओ, इसमें सारी वेलोसिटी रिलेटिव टू दिस हो गई ना, सारी वेलोसिटी रिलेटिव टू, और ध्यान रखना दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। अब आ जाइए, बताइए इस फिगर और इस फिगर में लड़के ने ट्रॉली पे, ट्रॉली ने लड़के पे फोर्स लगाई। तो यदि मैं ट्रॉली और लड़के को सिस्टम मान लूं, ट्रॉली और लड़के को सिस्टम मान लूं, तो इस सिस्टम ने जो आपस में लगाई वो इंटरनल फोर्स हो जाएंगी, है ना। और इंटरनल फोर्स का सम हमेशा क्या आता है? 0। तो इसका मतलब इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? ये, और सिस्टम कौन है? सिस्टम कौन है? चाइल्ड प्लस ट्रॉली। अकेले चाइल्ड का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, अकेले ट्रॉली का भी नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रॉली ने चाइल्ड पे लगाई है फोर्स, चाइल्ड ने ट्रॉली पे भी लगा दी है। लेकिन यदि टेकिंग C child plus T as one system, then बताना इनिशियल मोमेंटम ऑफ C plus T इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ C plus T। अब बताओ ये लाइन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और ये लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कैसे भी लिख लिया करो, इसमें कोई टेंशन मत लिया करो। देखना ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मोमेंटम कब कंजर्व रहता है, ये जरूरी है कि कब लगाना है कब नहीं लगाना। जब किसी सिस्टम पर कोई फोर्स ना हो तब लगा सकते हैं लाइन, और वाकई इस सिस्टम पे तो कोई नहीं है, जो थी वो आपस की थी, वो इंटरनल फोर्स थी। तो अब बताइए इनिशियल मोमेंटम, मास ऑफ चाइल्ड, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड प्लस मास ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मास ऑफ चाइल्ड, है ना, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड डैश जो भी होगी प्लस मास ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली डैश। देखना ये समझ में आया कि नहीं? चलो अभी आ जाएगा। मास ऑफ चाइल्ड कितना है? 20। ये कितनी रखूं बताइए, ये कितनी रखूं? देखता हूं आप कितना रख पाते हो। ये कितनी रखनी है मुझे, ये मुझे बताओ। ये अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। समझ में आ रहा है नहीं? अरे हर्ष, आप इस फिगर को देखो, इसका मतलब इस फिगर को देख रहे हैं और इसका मतलब इस फिगर को देख रहे हैं। क्या कर रहे हो यार तुम? इसका मतलब मैं इस फिगर को देख रहा हूं और इसका मतलब मैं इस फिगर को देख रहा हूं। इस फिगर के से डाटा रखोगे इसमें और इसमें इस फिगर के डाटा रखोगे, तो अब फिर से बताओ ये कितना रखूं? हाँ हर्ष, अब ठीक है, दिया। आप बोलो फिर से। हाँ बिल्कुल ठीक, ये 10 आएगा और ये प्लस 10 ही रखा है मैंने, मतलब वेलोसिटी है, ये 10 आएगा क्योंकि सारी वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग रख रहा हूं, सारी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग रख रहा हूं, ध्यान रखना। और प्लस ट्रॉली का मास 200 किलो, वो भी 10 से चल रही है। और LHS, एक मिनट, RHS बाद में रखूंगा। ये हो गया 200, 2000, 2200। जिनको ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे समझो, इसको पूरे को एक सिस्टम मानो। तो भैया पूरे सिस्टम का मास कितना है? पूरे सिस्टम का मास है 200, 220 और पूरा सिस्टम 10 की स्पीड से चल रहा है। भाई पूरे सिस्टम का मास 200 प्लस 20, 220 है और पूरा का पूरा सिस्टम 10 की स्पीड से चल रहा है, तो भी तो 2200 आएगा। अब RHS देखते हैं, बताइए। अब हमें वो फिगर देखना है, लड़के का मास तो वही रहेगा, कितना था? 20, लेकिन उसकी वेलोसिटी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट v-4 थी। और ध्यान रखना ये वेलोसिटी विद साइन आ चुकी है, तभी मैंने कहा था मिटाते समय ये विद साइन ही आई है। और प्लस ट्रॉली का मास 200 और ट्रॉली की स्पीड v माइनस नहीं v, क्योंकि ट्रॉली की स्पीड v है। अब यहां पर ठीक है ना, अच्छा ये समझ में आ गया कि नहीं? लड़के का मास, लड़के की जो नई वेलोसिटी थी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग,
ट्रॉली का मास, ट्रॉली की जो स्पीड थी नहीं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये हो गया 20v माइनस 20 चौक 80 प्लस 200v। प्लीज इसे सॉल्व करिए क्योंकि ये अब आपका काम है, सॉल्व करके बताइए v कितना आ रहा है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूं मीटिंग, तो चलो इसको सॉल्व करोगे भाई। 80 वहां जाके 2280 हो गया, 20 220 220 v हो गया भाई। 2280 इक्वल टू 220 v है ना, v इक्वल टू 2280 अपॉन 220, तो ये 10.36 आएगा। तो यानी जब ये लड़का रेस्ट में है, जब तक वेलोसिटी आ रही है 10, लेकिन जैसे ही इस लड़के ने इधर चलना स्टार्ट किया पहले स्टेप से ही इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, और ये यूनिफॉर्म चलेगा, ये भी स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, ध्यान रखना। अब ये इसी स्पीड से चलता रहेगा तो इसकी भी स्पीड 10.36 ही रहेगी। अब आगे के सवाल और है इसमें, वो क्या है, उसने इसमें ये भी पूछा है, तो ये बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रॉली, हाउ मच हैज द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन। अब बताइए, आपसे मैं पूछता हूं यहां से यहां तक आने में लड़के को कितना टाइम लगा होगा। मान लो उसने ये पूछा है लड़का, देखो उसने ये पूछा है जब लड़का इससे कूदा तो लड़के के चलने से लेके लड़के के कूदने तक ट्रॉली कितना चल चुकी है। तो हमें ये तो पता है लड़के के चलने से लेके लड़के के कूदने तक ट्रॉली की स्पीड ये है, लड़के के चलने से लेके कूद। अब मतलब एक फिगर और एज्यूम कर सकते हो, तीसरा फिगर जिसमें लड़का कूद रहा हो, एक तीसरा फिगर जिसमें जस्ट कूदा ही हो। तो लड़के के यहां से चलने से लेके और लड़के के इस एंड तक आने तक ट्रॉली की स्पीड ये रही है। मुझे वो टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं बस इसमें। तो टाइम निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा बताइए, कभी कभी चालाकी भी चलनी चाहिए। बताइए यदि मैं टाइम निकालूं तो टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर एक शर्त, जो चीज आप यहां रख रहे हो, जैसे आप किसी के रिलेटिव रख रहे हो तो उसी के रिलेटिव रखोगे यहां पे। तो बताइए यदि आप बताइए लड़का यहां से यहां तक जब चला तो 10 मीटर चला, लेकिन लड़के की डिस्टेंस जो 10 मीटर है वो रिलेटिव टू ट्रॉली है ना, वो ट्रॉली पे चला ना 10 मीटर, तो एस रिलेटिव, तो फिर वेलोसिटी भी रिलेटिव ही रखनी पड़ेगी मुझे, रिलेटिव वेलोसिटी ही रखनी पड़ेगी मुझे। समझ पा रहे हो? यदि क्योंकि मुझे ये पता है कि वो 10 मीटर चला, लेकिन ये 10 मीटर लड़के की स्पीड, बताइए ये क्या है, देखो एस अपॉन बी, तो ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 10 तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि लड़का ट्रॉली के रेस्पेक्ट 10 मीटर चला है, तो फिर यहां पे भी शर्त यही होगी। तो ये तुमने 10 रख दिया, तो ये पहले निकालनी पड़ेगी। अब नहीं घोड़ी नहीं चल, वीसीटी, वीसी माइनस वीटी, वीसी माइनस वीटी, वीसी, ठीक है, वीसी माइनस वीटी। तो थोड़ा सवाल में करोगे अपने आप, करोगे इसे अपने आप, हिंट दे दी मैंने यार, करोगे कि नहीं करोगे अपने आप, कि ये वाली कैसे निकालोगे आप, निकाल लो। ध्यान रखना इसी फिगर को देखना है अब आपको, इस फिगर से तो तलाक हो चुका है हमारा। वीसीटी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, वो तो 4 ही थी, अरे वो तो 4 ही थी, सॉरी, अरे ये तो 4 ही थी, सॉरी मैं तो भूल ही गया। ध्यान करो, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो तो 4 ही थी, मैं क्यों निकाल रहा हूं, सॉरी 4, तो ये आ गया 2.5 सेकंड। तो यानी लड़के को इस एंड से इस एंड तक आने में 4 सेकंड लगे। तो अब उस दौरान ट्रॉली भी तो 4 सेकंड चली, तो यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, तो स्पीड ऑफ ट्रॉली इनटू टाइम टेकन बाय ट्रॉली, ये 10.36 है और ये 2.5 सेकंड है। इसे सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा, कितना आ गया ये 25.9 मीटर आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। एक सवाल और लेते हैं, 6.23, अब उल्टा हो गए हम, 6.23। बहुत आसान सवाल है बेटा। एक फैमिली है, उसको 8 किलोवाट पावर चाहिए, है ना, फैमिली को 8 किलोवाट, जैसे घर में मीटर लगे होते हैं ना, 2 किलोवाट का मीटर, 3 किलोवाट का मीटर, उसे 8 किलोवाट पावर चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर, है ना। और डायरेक्ट सोलर एनर्जी इंसिडेंट, वो सोलर सेल लगाना चाह रहा है इस सवाल में, है ना। तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर।
यूनिट को ध्यान से देना, वहां से सूर्य देवता से जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है 200 वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यार अभी हम इतने एफिशिएंट नहीं हुए कि जितनी एनर्जी आ रही है उतनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर पाए। मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं, अभी हमारे सोलर सेल इतने एफिशिएंट नहीं हुए कि जितनी एनर्जी आ रही है 200 आ रही है, जैसे 200 वाट आ रही है, 200 वाट सूर्य से एनर्जी मिली तो हम 200 वाट इलेक्ट्रिकल नहीं कन्वर्ट कर पाते। 200 वाट सूर्य से एनर्जी आ रही है तो 5 वाट कर पाएंगे, 6 वाट, 20 वाट। वो कह रहा है 20% एफिशिएंसी है बस। If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, तो how much large area is needed to supply 8 kilowatt? पता है ये सवाल सीरियसली, ये सवाल फिजिक्स का है, मतलब वर्क एनर्जी पावर का है ही नहीं। यदि आप इस सवाल की लैंग्वेज समझ जाओ तो मेरे ख्याल से आप 8th या 9th में भी कर सकते हो इस सवाल को। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये कोई सोलर पैनल है, ठीक है, सोलर पैनल, सूर्य से एनर्जी आई, ये मैंने रेडिएशन बना दिया ना, सूर्य से एनर्जी आती है। अब सुनना, यदि इस सोलर पैनल का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे 200 वॉट पावर आ रही है इंसिडेंट। बड़ा लोगे, एक बार बताओ, यदि बड़ा सेल लोगे तो ज्यादा एनर्जी आएगी धूप। भाई एक सेल इतना लोगे, छोटा सेल लोगे तो उस पर थोड़ी एनर्जी पड़ेगी सूर्य की, थोड़ा सेल बड़ा कर दोगे तो उस पर बड़ी ज्यादा एनर्जी पड़ेगी। तो उसने क्लियर दिया है कि ये 200 वॉट एनर्जी जो आ रही है, पावर आ रही है सूर्य से, वो तब है जब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया आपने लिया हुआ है। तो यदि मान लो 1 मीटर स्क्वायर का सोलर सेल है, ठीक है, उस पर 200 वाट पड़ी, तो ये तो इनपुट हो गया बेटा, इनपुट ही तो हुआ इसका उस पे सोलर सेल पे। अब ये आउटपुट निकालेगा यहां से, भाई इसमें तार फार होंगे, ये तार, मान लो सोलर सेल है तार, तो ये आउटपुट हो गए, बिजली बना रहा है ना सोलर सेल, ये बिजली बना रहा है कि आउटपुट। लेकिन उसने ये कहा है कि ये जो एफिशिएंसी है वो मात्र 20% है, मतलब 200 वॉट सोलर एनर्जी पड़ी है, सोलर पावर आई है, तो 20% एफिशिएंसी का मतलब समझे, 200 का मात्र 20%, 200 का मात्र 20%, यानी इक्वल टू कितना आ गया, 40 वॉट। तो बताइए यदि इनपुट 200 वॉट है, 1 मीटर स्क्वायर का सोलर सेल है, उस पर 200 वाट सोलर एनर्जी पड़ रही है, तो उससे जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर आएगी, बताइए वो कितनी बना पा रहा है, 40 वॉट। क्या इतनी बात इजीली समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि मैंने कहा ना केवल लैंग्वेज समझनी थी बाकी। लेकिन अब सुनिए, यानी सुनिए सिचुएशन, यदि मैं 1 मीटर स्क्वायर का सोलर सेल लूं, उस पे 200 वाट एनर्जी पड़ेगी और वो 40 वाट पावर बना पाएगा। 200 वाट में से 40 वाट, 200 वाट सोलर एनर्जी आ रही है, 40 वाट इलेक्ट्रिकल पावर बना पा रहा है, ठीक है। लेकिन घर वालों को कितनी चाहिए बताए? अच्छा ये भी ध्यान देना, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया लोगे तो वो 40 वाट बना पाएगा। अब मुझे बताना घर वालों को कितनी पावर चाहिए इलेक्ट्रिकल पावर? यार घर में एसी, कूलर, बिजली, पंखे, बहुत सारी चीजें, 40 वाट से तो 2 एलईडी जल पाएंगी बस, 20-20 वाट की। सोचो 40 वाट इलेक्ट्रिकल पावर है तो 20-20 वाट की 2 एलईडी जल पाएंगी। वो कह रहा है इस घर को 8 किलोवाट पावर चाहिए। तो सुनो बेटा, 8 किलोवाट पावर चाहिए, है ना? तो पावर रिक्वायर्ड, तो बेटा केले वाला मेथड देखो, केले वाला मेथड, जब आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हो, है ना, फॉर 40 वॉट इलेक्ट्रिक पावर, यदि 40 वॉट की इलेक्ट्रिक पावर आपको चाहिए फॉर 40 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर, एरिया ऑफ सोलर सेल कितना चाहिए बताओ? एरिया ऑफ सोलर सेल कितना चाहिए बताओ इस लैंग्वेज में, यदि कुछ समझ पाए तो। 40 वॉट इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए आपको 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, बिल्कुल ठीक दिया। 40 वॉट इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब वही केले वाला मेथड, 10 रुपए के इतने केले, तो 1 वॉट इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए 1/40 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए होगा। तो हमें बताइए तीसरी लाइन में यहां पे क्या लिखूंगा, सवाल पढ़ के बताइए यहां पे क्या लिखूंगा। अब इतना तो बता दो, सोचो, सवाल पढ़ो, यहां क्या आना चाहिए, कितनी पावर हमें उस घर के लिए जनरेट करनी है? 8 किलोवाट। 8 किलोवाट यानी 8000 वाट, बिल्कुल ठीक। हमें 8000 वॉट बनानी है, 8000 वॉट बनानी है ना, 8 किलोवाट तो 8000 वाट, तो 8000 अपॉन 40,
समझ गए? 200 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए, यानी ये था सवाल, कितना सिंपल था। तो उसने बोला था पहला सवाल है, ठीक है, हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई। तो यानी यदि आपको आज की डेट में या जिस समय ये सवाल छपा था, इस सवाल के छपने पर जिस टाइप के सोलर सेल बने थे मात्र 20% एफिशिएंसी के लिए, तो यदि किसी घर को 8 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर चाहिए तो उसको 200 मीटर स्क्वायर का सोलर पैनल अपनी छत पे लगाना पड़ेगा। अब एक सवाल और है इसमें कि इसको कंपेयर करिए, कंपेयर टू दैट ऑफ रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। टिपिकल हाउस मतलब अंबानी का घर नहीं होना चाहिए कि जहां हेलीपैड भी उतर जाता है। टिपिकल हाउस हम आम आदमियों का घर, हम आम आदमियों की जो छत होती है ना, वो सोचो 200 मीटर स्क्वायर। आपने सुना होगा प्लॉट का साइज गज में, तो सुना होगा, है ना यार, ऑलमोस्ट पूरी छत पे सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे, इतना बड़ा। यदि एक आम आदमी को यदि अपने घर की सप्लाई सोलर सेल के लिए थ्रू चाहिए, अब वो चाहता है कि मैं रीन्यूएबल एनर्जी यूज करूं, ठीक है, गवर्नमेंट की बिजली ना यूज करके अपनी सोलर सेल लगाऊं, तो यार पूरी की पूरी छत इस समय लगभग 200 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए होगा। तो इसीलिए सोलर सेल अभी इतने चलन में नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी बहुत खराब है अभी। हालांकि ये सवाल जब छपा था उससे और आज की डेट में काफी अच्छी एफिशिएंसी हो चुकी है। सोचो यदि एफिशिएंसी 20 से 40% हो गई होगी, काफी अच्छी हो गई है, तो 40 की बार यहाँ 80 आएगा और यहाँ 100 आएगा, तो थोड़ा एरिया घट जाएगा। ये सवाल समझ गए या नहीं समझ गए? ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन है। सवाल समझ गए या नहीं समझ गए? जल्दी बोलो, आसान है। एक पीछे का सवाल लेते हैं 8.22, ठीक है, ये लास्ट सवाल है, मैं भी थक गया आज के लिए। 8.22 वो कह रहा है एक पर्सन है ट्राइंग टू लूज वेट, मैं नहीं हूं बेटा वो, ठीक है, हाँ मैं भी चाहता तो हूं, ठीक है, वो वेट लॉस करना चाह रहा है और 10 किलोग्राम मास को नीचे से ऊपर उठा रहा है। 10 किलो का डंबल होगा या वेट होगा, उसको नीचे ऊपर, कहते हैं ना वो वेट लिफ्टिंग से भी वजन भाई वर्क करेगा तो कुछ तो एनर्जी जाएगी। तो वो 10 किलो का मास है, उसको 1000 बार 0.5 मीटर हाइट तक चढ़ाता है। करते हैं कि नहीं? डंबल यूं करते हैं तो कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो कुछ कर रहा होगा या चेस्ट प्रेस कर रहा होगा, जो भी। तो बताइए सिस्टम का मास कितना है, मतलब 10 किलो, ग्रेविटी भी मैं 10 ही ले लेता हूं, है ना, फटाफट। और कितनी हाइट पे चढ़ा रहा है वो उसे बार बार? 0.5 मीटर ईच टाइम। तो बताना कितना वर्क किया उसने एक बार उठाने में, बताओ। किसी एम ब्लॉक को इतनी हाइट तक उठाने के लिए वर्क डन बाय दैट पर्सन, एफ एस कॉस थीटा, यही तो करेगा। ये एम जी एच कॉस 0 1, एम कितना है 10, जी 10 ले लेता हूं 0.5, या फिर जी 9.8 ले लेता हूं क्योंकि 10 आ रहा है ना, तो इजीली हो जाएगा फिर। तो 9.8 इंटू एच 0.5, ये वर्क डन आ गया, ठीक है। तो इसको 98 49 49 जूल, 49 जूल वर्क किया, लेकिन एक बार उठाने में। तो नेट वर्क डन कितना हो गया? 49 जूल एक बार उठाने में कर रहा है, 1000 बार उठाया है उसने, तो उसने 49,000 जूल वर्क कर दिया, 49,000 जूल वर्क कर दिया उसने, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है वो, assume that the potential energy loss each time she lower the mass is dissipated, हाँ, how much work does she do against gravitational force, वो तो ये आ गया 49,000 जूल। अब आगे क्या कह रहा है, ये भी केले वाले मेथड से हो जाएगा बेटा। जब आदमी जिम करता है तो उसको उसी हिसाब से डाइट दी जाती है कि तू इतनी डाइट ले। तो सवाल कह रहा है फैट सप्लाई 3.8 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल एनर्जी, फैट 7 जूल एनर्जी, फैट इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर किलोग्राम। अब तुमको ये पता है ना कि जैसे मैं 1 किलो सेब खाऊं तो 1 किलो एनर्जी नहीं बनेगी। अब समझ जाओ क्यों। अबे आदमी केवल खाने के बाद जो भी एनर्जी खाता है वो केवल मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट हो पाती। आदमी खाता है तो पाता भी तो है, कितनी सारी एनर्जी तो वो सोई निकाले जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि 1 किलो फैट लेगा तो उसमें से 3.8 10 टू द पावर 7 जूल एनर्जी उसको मिलेगी, और उसमें से भी उसका मात्र 20% वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा, मात्र 20। यानी 1 किलो खाएगा, पहले तो 1 किलो खाने पर 3.8 इंटू 10 की पावर 7 जूल एनर्जी मिलेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
कौन सी? फैट एनर्जी। और उसका 20% यानी 3.8 इंटू 10⁻⁷ का 20% ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। हम जो खाते हैं वो सारी मैकेनिकल में नहीं जाती, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ गए, 1 किलो खाएगा तब इतनी जूल एनर्जी उसे मिलेगी, उसमें से वो पाद भी देगा, ये भी कर देगा, तो मात्र 20% उसे मैकेनिकल एनर्जी यूज हो पाएगी। तो बताइए 3.8 का दुगना हो गया कितना? 38 दूनी 79 होता है ना, 2 नहीं 76, 1 जीरो इससे कट गई, 1 जीरो 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलो खाने पर उसे इतने जूल एनर्जी चाहिए, यानी इतने जूल एनर्जी के लिए उसे 1 किलो खाना पड़ेगा। उसने तो इतने जूल एनर्जी कंज्यूम की है। भाई आदमी केवल मेहनत नहीं कर सकता, उसको सप्लाई भी तो चाहिए। तो उसने ये पूछा है कितना फैट उसे यूज करना चाहिए। तो सुनो फिर केले वाला मेथड, 7.6 इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी के लिए फॉर कितनी उसे खाना पड़ेगा? उसे 1 किलो खाना पड़ेगा, ठीक है। इतनी मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए उसे 1 किलो खाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1 जूल खाने के लिए उसे 1/7.6 10⁻⁶ खाना पड़ेगा किलो। उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम निकाल दी है? 49,000 जूल। तो इसको कर लेना, 49,000 अपॉन 7.6 10⁻⁶, बहुत मामूली सा आएगा, ठीक है। कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मैं ऐसे ही कराऊंगा, परसों मिलते हैं, नहीं कुछ ना कुछ कराते ही रहूंगा आपको।